हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज़्यादा बेहतर कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी बच्चों ने मेरे वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया और इसे पॉजिटिव कमेंट से भर दिया है। आप में से कुछ बच्चों ने मुझे सजेशन भी दिए हैं, तो आपके उस दिए गए सजेशन पर मैं पूरी तरह से कार्य करूँगा और उसे इम्प्रूव करने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा। तो बच्चों, जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कशन किया था, उस हिस्ट्री के सिलेबस डिस्कशन पर आधारित आपके एसएससी जेईई के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया है। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप उस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपके जेईई के एग्जाम में वो कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो बोर्ड पर ध्यान देंगे बच्चों। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था? प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे भी। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध साम्राज्य पर शासन नहीं किया था? यह प्रश्न आपके एसएससी जेईई के एग्जाम में 2019 में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं? गुप्त वंश, नंद वंश, हर्यक वंश और शिशुनाग वंश। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चों को यह आंसर पता हो, और जिस भी बच्चों को यह आंसर पता है वो कमेंट में जरूर लिखेंगे इसके आंसर को। और जिस भी बच्चों को इसका आंसर नहीं पता है, मैं समझ जाऊंगा कि उन्होंने कल का मेरा लेक्चर अटेंड नहीं किया है। तो आप सभी बच्चों से निवेदन है कि जाइए कल का मेरा लेक्चर जरूर देखिए। लेक्चर देखने का मतलब ये है कि मैंने हिस्ट्री डिस्कशन में जो भी टॉपिक्स हैं आपके इंपॉर्टेंट, वो सब कुछ मैंने डिस्कस किया है आपको। तो उससे क्या हो जाता है बच्चों कि आपके 50% से लेकर 60% तक आपके जो भी सिलेबस हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इस प्रश्न का आंसर जो भी है मैं आपको कल के वीडियो में जरूर बताऊंगा, और आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर बिल्कुल सही सही देंगे, और आप सभी के आंसर मैं कमेंट में जरूर चेक करूंगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं आज की टॉपिक पर, ध्यान देंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास के जनक के रूप में किसे जाना जाता है और क्यों जाना जाता है इतिहास के जनक के रूप में। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था, अतीत की घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। क्या बताया था? अतीत की घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि सर, अगर ये चीजें अतीत में हुई हैं, अगर ये चीजें अतीत में हुई हैं तो इनका कुछ एविडेंस भी होगा सर, इनका कुछ टाइम पीरियड भी होगा सर। तो बच्चों, हर एक चीज को डिटेल में देखेंगे यहाँ पे, बस आपको बोर्ड पर ध्यान देना है और चीजों को आसानी से समझना है। तो बोर्ड पे ध्यान देंगे आप। इतिहास का जनक, ठीक है, इतिहास के जनक किसे जानते हैं हम? हेरोडोटस को जानते हैं। किसे जानते हैं? हेरोडोटस को जानते हैं। हेरोडोटस कौन थे? एक इतिहासकार थे। कहां के थे? यूनान के थे। हेरोडोटस कौन थे? एक इतिहासकार थे। ये इतिहासकार थे। ये कहां के थे? यूनान के थे। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि इन्हें इतिहास के जनक के रूप में हम क्यों जानते हैं? तो इसका एक सिंपल सा जवाब है, क्योंकि ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इतिहास को एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया इसका, और इसे एक पुस्तक के रूप में लिखा। ठीक है, उस पुस्तक के रूप में लिखा। तो कौन सी वो पुस्तक है जिन्होंने लिखा है, जो इन्होंने? ध्यान देंगे, पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। पुस्तक कौन सा है? पुस्तक है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। इतना समझ में आ गया होगा आपको। इतिहास के जनक के रूप में हम हेरोडोटस को जानते हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखा है, पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका। अब आपके एग्जाम में किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान देंगे। इतिहास के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? पहला प्रश्न है, इतिहास के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या होने वाला है? हेरोडोटस। दूसरा प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। दूसरा प्रश्न क्या होने वाला है? हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? हेरोडोटस को।
उम्मीद करता हूं इतना समझ गए होंगे आप। आगे चलें, चलते हैं। आगे टॉपिक है हमारा इतिहास का विभाजन। अगर मैं बात करूं इतिहास के विभाजन की, तो लेखन कला के आधार पर और साक्ष्यों के आधार पर इसे हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कितने भागों में बांट करके पढ़ते हैं? 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कौन कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे हम प्री हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। दूसरा कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। तीसरा कौन सा है? ऐतिहासिक काल, जिसे हम हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। तो बोर्ड पे ध्यान देंगे, 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा कौन सा है? ऐतिहासिक काल। ठीक है, तीसरा कौन सा है? ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ठीक है, इतिहास को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब ध्यान देंगे कि प्रागैतिहासिक काल में क्या है कि सर हमें साक्ष्य मिला है इसका, तो हम बात करेंगे नहीं, इसका कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। तो ध्यान देंगे, क्या इसका कोई साक्ष्य मिला है? इसका कोई साक्ष्य नहीं है। तो क्या सर इसके बारे में कोई रिटन एविडेंस है? तो लिखित साक्ष्य भी हमको कुछ भी नहीं मिला है। ठीक है, लिखित साक्ष्य भी हमको नहीं मिला है, इसका कुछ भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, दूसरे पे आते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। क्या सर इसके साक्ष्य में प्राप्त होते हैं? तो हाँ, इसके साक्ष्य में प्राप्त होते हैं, इसके साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। ध्यान देंगे, इसके साक्ष्य में प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो क्या सर इसका साक्ष्य लिखा गया है? तो हाँ, इसका साक्ष्य लिखा गया है। और क्या इसे पढ़ लिया गया है? तो बात करूं, इसका साक्ष्य पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इसका साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, पढ़ा गया तो हम बात करेंगे नहीं, इसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तीसरा कौन सा है? ऐतिहासिक काल। तो क्या सर इसके साक्ष्य मिले हैं? तो हम कहेंगे हाँ, इसके साक्ष्य मिले हैं। तो क्या सर इसे पढ़ा भी गया है? तो मैं बात करूंगा हाँ, इसे पढ़ा भी गया है। ध्यान देंगे, क्या सर इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसके एविडेंस प्राप्त हुए हैं? हाँ, प्राप्त हुए हैं। तो क्या इसे पढ़ लिया गया है सर? हाँ, पढ़ लिया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। प्रागैतिहासिक काल, इसके एविडेंस है? बिल्कुल नहीं। लिखित साक्ष्य है? बिल्कुल नहीं। आद्य ऐतिहासिक काल, इसके साक्ष्य है? साक्ष्य है। क्या इसे लिखा गया? नहीं। पढ़ा गया है? नहीं। ठीक है, तीसरा कौन सा है? ऐतिहासिक काल, इसके साक्ष्य हैं? तो हाँ, बिल्कुल है। क्या इसे पढ़ा गया है? तो हाँ, बिल्कुल पढ़ लिया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलें, आगे ध्यान देंगे। अब हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के टाइप के बारे में। ठीक है, इसे कितने भागों में हम बांट करके पढ़ते हैं, तो बोर्ड पे ध्यान देंगे आगे। तो अब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के विभाजन के बारे में। इसे हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ध्यान देंगे बोर्ड पर, 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं इसे हम। पहला कौन सा है? पुरापाषाण काल। दूसरा कौन सा है? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। और तीसरा कौन सा है? नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अगर हम बात करें इसकी टाइम पीरियड की, इसका टाइम पीरियड क्या है, तो ध्यान देंगे, इसके टाइम पीरियड की बात करूं तो 25 लाख बीसी से कितना? 10,000 बीसी।
टाइम पीरियड क्या है इसका, 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। अगर मैं मध्य पाषाण काल के टाइम पीरियड की बात करूं तो 10,000 बीसी से कितना है, 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक, 4,000 बीसी तक। नव पाषाण काल के टाइम पीरियड की बात करूं तो 4,000 बीसी से, ठीक है, 4,000 बीसी से 2,500 बीसी तक इसका टाइम पीरियड है। उम्मीद करता हूं टाइम पीरियड आपको समझ में आ गया होगा। पूरा पाषाण काल 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी, मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से 4,000 बीसी, नव पाषाण काल 4,000 बीसी से 2,500 बीसी। ध्यान रखेंगे इस चीज का, आपको टाइम पीरियड आपको अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है इस बात का, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इतना ध्यान रखेंगे आप। आगे चलें। अगर आगे की बात करूं मैं, पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कौन कौन से देख लेंगे एक बार, डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप नाम जान लीजिए, ठीक है। ध्यान रखेंगे कौन कौन सा। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा कौन सा, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है आपका, नव पूरा पाषाण काल, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। हालांकि आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस मैं आपको पूरा पाषाण काल ही पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद मध्य पाषाण काल आपको पढ़ाऊंगा और नव पाषाण काल भी आपको पढ़ाने वाला हूं। अब बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड। तो आपको पता चल गया सर, आपने प्रोटो हिस्टोरिक टाइप, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड नहीं बताया है, तो चलिए उसको भी एक बार देख लेते हैं। ध्यान देंगे, आद्य ऐतिहासिक काल का टाइम पीरियड क्या है, ध्यान देंगे, 1500 बीसी से लेकर के, ठीक है, कितना, 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक, ठीक है, 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। इसमें क्या पढ़ते हैं हम, इसमें पढ़ते हैं हम हड़प्पा सभ्यता को, ठीक है। इसमें क्या पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता को, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को ही हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किस सभ्यता के नाम से, कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता। क्यों जानते हैं, क्योंकि इसी टाइम में कांस्य की खोज हुई थी, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देंगे आगे, क्या ध्यान देंगे, ऐतिहासिक काल। ये कब से कब तक का है। अगर मैं बात करूं ऐतिहासिक काल के, ठीक है, इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन सा, एक तो हो गया प्राचीन इतिहास, ठीक है, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। दूसरा हो गया मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा कौन सा हो गया, आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास, ठीक है। अगर मैं बात करूं, एक और कौन सा पढ़ते हैं, विश्व का इतिहास पढ़ते हैं। जबकि शुरू में मैंने आपको बताया कि विश्व के इतिहास से आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो हमें इसे पढ़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इतना समझ गए होंगे आप। उम्मीद करता हूं इतना समझ गए होंगे। क्या क्या बात किया मैंने आपसे, प्राग ऐतिहासिक काल के साक्ष्य की बात की, आद्य ऐतिहासिक काल के टाइम पीरियड की बात किया, फिर हमने ऐतिहासिक काल के टाइम पीरियड की बात करूं। अगर मैं प्राचीन इतिहास, ध्यान देंगे यहाँ पे आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में
टाइम पीरियड की बात करूं तो यहाँ पे मैंने 600 BC लिखा है, ठीक है। तो इसी में हम वैदिक सभ्यता भी पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता भी पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता। दूसरे पेन से लिख देता हूं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ध्यान देंगे, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को ही हम लौह युग के नाम से भी जानते हैं। किस युग के? लौह युग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, लौह युग। ध्यान देंगे, क्यों जानते हैं? क्योंकि इस टाइम लोहे की खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे कांस्य की खोज हुई थी इस टाइम में। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, कभी कभी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि सिर्फ हम हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करते हैं, वैदिक सभ्यता का अध्ययन हम यहाँ प्राचीन इतिहास में करते हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि यहाँ पे ही आपको वैदिक सभ्यता देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके बारे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम हर एक चीज को टॉपिक से वैसे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर यहाँ के टाइम पीरियड की बात करूं अगर मैं, तो 712 AD तक, कितना? प्राचीन इतिहास में 712 AD तक पढ़ते हैं हम। और उसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो 712 AD से लेकर के 1707 तक। अब ये सर 712 और 1707 AD क्या है, ठीक है। AD मैं आपको आगे चल के BC और AD, ध्यान देंगे, मैंने आपको BC शब्द भी बताया, AD शब्द भी बताया, ये चल के मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। लेकिन यहां समझेंगे 1712 AD, यहां पे क्या हुआ था? यहां पर भारत पर मुस्लिम आक्रमण होना शुरू हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम 1712 AD में भारत पर आक्रमण करता है। 1707 क्या है? यहां पे हम औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो हम मध्यकालीन इतिहास में 712 AD से लेकर के 1707 AD तक पढ़ने वाले हैं। इतना समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं आधुनिक इतिहास की, ठीक है, अगर मैं बात करूं आधुनिक इतिहास की, अगर मैं बात करूं आधुनिक इतिहास की, ध्यान देंगे यहां पे इसका टाइम पीरियड कितना है? तो 1707 AD से लेकर के औरंगजेब की मृत्यु से लेकर के 1947 भारत की आजादी तक आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, ठीक है। कितना? 1707 यहां पे लिख दे रहा हूं, ऐसे ध्यान देंगे आप। 1707 AD से लेकर के कितना? 1947, कितना? 1947 AD तक हम इसमें पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं टाइम पीरियड और इतिहास के विभाजन को आप पूरी तरह से आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे चलें, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं पुरापाषाण काल की। किसकी? पुरापाषाण काल की बात करते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखेंगे यहां पे, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो किसे जानते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है। यहीं पे लिख लेंगे आप, यहीं पे लिख लेंगे, ये बताना भूल गया था मैं आपको, तो यहीं पे लिखेंगे प्रागैतिहासिक काल के जनक के रूप में किसे जानते हैं हम, ठीक है। किसे जानते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फुट। क्यों जानते हैं हम इन्हें? क्योंकि इन्होंने सन 1863 ईस्वी में, कितना? सन 1863 ईस्वी में सबसे पहले पुरापाषाणकालीन औजार की खोज की थी, ठीक है। सबसे पहले पुरापाषाण काल की टूल्स की इन्होंने खोज की थी, इसलिए हम रॉबर्ट ब्रूस फुट को प्रागैतिहासिक काल का जनक के रूप में जानते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको? आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पुरापाषाण काल की, ठीक है। क्या बात करने वाले हैं? पुरापाषाण काल की। ध्यान देंगे इस पे, ध्यान देंगे। अगर मैं बात करूं पुरापाषाण काल की, कि इस काल में मनुष्य ने किस तरह से अपना विकास किया है, हम जानने वाले हैं पुरापाषाण काल में कि मनुष्य ने किस तरह से अपना क्रमिक विकास किया। तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि मनुष्य किस तरह का था। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे मनुष्य किस तरह की प्रवृत्ति का था, वो कैसे रहता था, ठीक है। तो ध्यान देंगे बोर्ड पर। अगर मैं बात करूं मनुष्य की प्रवृत्ति की, तो किस तरह से था? वो खाना बदोश था, ठीक है। मनुष्य कैसा था? खाना बदोश। खाना बदोश का क्या मतलब होता है सर? खाना बदोश का मतलब ये होता है कि जहां पर उसे
भोजन मिलेगा, जहां पर उसे खाना मिलेगा मनुष्य वहीं चला जाता था। सीधे सिंपल में अगर मैं आपसे कहूं तो मनुष्य जानवरों की तरह रहता था, जहां पर भी उसे भोजन मिलता था मनुष्य वहीं चला जाता था। और इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे खाद्य संग्राहक। ठीक है, मनुष्य शिकार करता था और खाद्य को, खाने पीने चीजों को संग्रह करता था। ठीक है, खाद्य संग्राहक। एक पॉइंट हमने इसमें जान लिया, मनुष्य खानाबदोश टाइप का था और फूड को प्रिजर्व करके रखता था, खाद्य को संग्रह करके रखता था। आगे बात करेंगे, मनुष्य ने शिकार करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, मनुष्य ने शिकार करना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन मनुष्य को शिकार का अल्प ज्ञान था। ठीक है, मनुष्य को शिकार का अल्प ज्ञान था, पूरी तरह से शिकार का ज्ञान नहीं था। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? शिकार का अल्प ज्ञान था, शिकार का अल्प ज्ञान था, अल्प ज्ञान था। और मानव किस तरह से खाता था? मानव कच्चे मांस खाया करता था, मानव कच्चे मांस खाया करता था। यहाँ पे शिकार कर करके मानव कच्चा मांस खाता था। ठीक है, मानव कच्चा मांस खाता था। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये गुफाओं में रहने लगे थे। ठीक है, मानव गुफाओं में रहने लगे थे। तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? मानव गुफाओं में रहने लगे थे, मानव गुफाओं में रहने लगे थे, गुफाओं में रहने लगे थे, गुफाओं में रहने लगे थे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मनुष्य ने इसी काल में, मनुष्य ने इसी काल में आग के बारे में जाना। ठीक है, तो पुरापाषाण काल में क्या हुआ? आग का आविष्कार। क्या हुआ? आग का आविष्कार, आग का आविष्कार। ध्यान देंगे, यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है, आग का आविष्कार तो यहां पे हो गया था। ठीक है, आग का आविष्कार तो यहां पे हो गया था, लेकिन आग का उपयोग करना मानव किस काल में सीखता है? नवपाषाण काल में। तो आपके प्रश्न में अगर एग्जाम आता है, सॉरी, अगर आपके प्रश्न में, माफ कीजिएगा, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो आप क्या जवाब देंगे? पुरापाषाण काल में। अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में तो हुआ, लेकिन वो किस युग में उन्होंने, किस काल में उन्होंने इसका उपयोग करना सीखा, तो आप क्या कहेंगे? नवपाषाण काल में। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे कौन सा पॉइंट देखेंगे। इसमें क्या होता था? आग की खोज कर ली इन्होंने। ठीक है, शिकार करने लगे थे, ये खानाबदोश थे, गुफाओं में रहने लगे थे। ठीक है, एक और पॉइंट क्या करेंगे हम? चित्रकारी का ज्ञान हो गया था इन्हें। ठीक है, इसी काल में मनुष्य ने चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। चित्रकारी करना मनुष्य ने किस काल में प्रारंभ किया? चित्रकारी करना। ठीक है, तो आपका क्या जवाब आएगा? पुरापाषाण काल। ध्यान देंगे यहाँ पे, चित्रकारी की अगर मैं इसके साक्ष्य की बात करूं तो साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है हमें चित्रकारी की? तो भीमबेटका की गुफाओं से। कहां से प्राप्त होता है? भीमबेटका की गुफाओं से, भीमबेटका की गुफाओं से। और ये भीमबेटका की गुफा कहां पे है? क्या लिखेंगे हम? मध्य प्रदेश। कहां पे है? मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी में है। कहां पे है? मध्य प्रदेश में। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मनुष्य खानाबदोश रहते थे, खाद्य संग्राहक के रूप में कार्य करते थे, शिकार का उन्हें अल्प ज्ञान था, कच्चा मांस खाते थे वो, मनुष्य गुफाओं में रहने लगे थे, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ, चित्रकारी कवि करना किस काल में प्रयोग किया इन्होंने? पुरापाषाण काल में चित्रकारी का भी इन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब आगे क्या समझेंगे? मनुष्य इस काल में किस टूल का यूज करता था, किस औजार का यूज करता था? अगर हम औजार की बात करें, यहाँ पे अगर मैं टूल की बात करूं, अगर मैं टूल्स की बात करूं, औजार की बात करूं, टूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज में देखेंगे, इमेज में ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, इमेज में ध्यान से देखेंगे, ये क्या है? चॉपर। ठीक है, ये क्या है? चॉपर। ये किस लिए यूज करते थे? ये डिगिंग, खोदने के लिए एक तो यूज करते थे, और दूसरा क्या है? स्किनिंग। स्किनिंग का मतलब क्या होता है? खाल उधेड़ने के लिए यूज करते थे। ठीक है, मान लीजिए इन्होंने किसी जानवर को मारा, उसका खाल उधेड़ने के लिए किसका यूज करते थे? चॉपर का यूज करते थे। तो प्रथम पहला टूल कौन सा हो गया? चॉपर। ठीक है, चॉपर पहला टूल कौन सा हो गया? चॉपर। ठीक है, दूसरे टूल की बात करेंगे, हैंड एक्स। ठीक है, हैंड एक्स किस तरह से काम करता था? ये इस तरह से ये पकड़ते थे, तो ये हैंड देखो कुल्हाड़ी का काम कर रहा है, ये कुल्हाड़ी एक तरह से बन रहा है, तो हैंड एक्स इसलिए
किसका यूज करते थे? हैंड एक्स का। किस लिए यूज करते थे? हैंड एक्स का कटिंग के लिए, ठीक है, किसी भी चीज को काटने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज को काटने के लिए हैंड एक्स का यूज करते थे। तो दूसरा कौन सा औजार हो गया? हैंड एक्स, हैंड एक्स, ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया? हैंड एक्स। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तीसरा देखेंगे, तीसरा कौन सा है? नाइफ। तीसरा है नाइफ। नाइफ का यूज ये किस लिए करते थे? नाइफ का यूज ये एक वेपन की तरह करते थे, ठीक है, नाइफ का यूज एक वेपन की तरह करते थे। देख लीजिए किस तरह का होता था ये? इस आकार का, ये इस तरह से पकड़ते थे, ठीक है, और इसे वेपन की तरह ये यूज करते थे। अब ध्यान देंगे यहाँ पे ये क्या है? स्क्रैपर। ये क्या है? स्क्रैपर। स्क्रैपर खुरचनी, ठीक है। ये नाइफ पर धार लगाने के लिए किसका यूज करते थे? स्क्रैपर का। चाकू पर धार लगाने के लिए किसका यूज करते थे? स्क्रैपर का यूज किया करते थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, ये किस तरह का आपको ये दिख रहा होगा चित्र, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसका यूज किस लिए करते थे? इसका यूज करते थे भाला के ऊपर जो नोक होता है उसके लिए यूज करते थे। ध्यान देंगे किस तरह से। अगर मैं आप भाला बना के दिखाऊं आपको, मैं अगर मैं आपको भाला बना के दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे भाला बना के दिखाऊं इस तरह से, मान लीजिए इस तरह से हमारा भाला है, तो ये इस साइज का है, इस तरह से इस तरह से ऐड कर देते थे इसमें और इसे धागे से बांध देते थे, ठीक है, इसे रस्सियों से बांध देते थे और शिकार करते थे इससे। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ये और चीजें देख रहे होंगे आप, ये जेवलिन भाला की तरह एक और दिख रहा है इसे, ठीक है, इसे फेंक करके यूज करते थे। किसी भी जानवर को मारने के लिए ये भाला की तरह फेंकते थे। जैसे नीरज चोपड़ा आपके भाला फेंकते हैं ना, उसी तरह से ये पशुओं को मारने के लिए इस तरह से भाला को फेंकते थे और वो उनका शिकार करते थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। कितने पॉइंट है? खानाबदोश थे मनुष्य, ठीक है, मनुष्य क्या थे? खानाबदोश थे, खाद्य संग्राहक का काम करते थे। दूसरा, इन्होंने शिकार का अल्प ज्ञान था, इन्हें शिकार का अल्प ज्ञान था, कच्चा मांस खाते थे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? मनुष्य गुफाओं में रहते थे। तीसरा पॉइंट क्या है? मनुष्य गुफाओं में रहने लगे थे। चौथे पॉइंट की बात करूं तो इन्होंने आग के आविष्कार के बारे में जाना, ठीक है। पांचवा पॉइंट कौन सा है? इन्होंने चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है, इन्होंने चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया। साक्ष्य कहां से मिलते हैं? भीमबेटका की गुफाओं से इसके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं टूल्स की बात करूं तो टूल्स मैंने आपको बताया, चॉपर का यूज करते थे, हैंड एक्स का यूज करते थे, नाइफ का यूज करते थे, स्क्रैपर का यूज करते थे और ब्लेड का यूज करते थे। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा पाषाण काल आपको समझ में आ गया होगा। यही एक पॉइंट और लिखेंगे आप, ध्यान देंगे, यहीं पे एक पॉइंट और लिखेंगे आप, यहीं पे एक पॉइंट और लिखेंगे। पॉइंट कौन सा लिखेंगे? कि होमोसेपियंस आधुनिक मानव, ठीक है, होमोसेपियंस आधुनिक मानव। आधुनिक मानव भी कहां दिखाई दिए थे? पूरा पाषाण काल में पहली बार आधुनिक मानव दिखाई दिए थे, ठीक है। क्या लिखेंगे? आधुनिक मानव, आधुनिक मानव, आधुनिक मानव जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमोसेपियन, ठीक है, होमोसेपियन, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। इसका उदय कहां पे हुआ था? पूरा पाषाण काल में। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, ठीक है। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उदय पूरा पाषाण काल में हुआ। अगर मैं पूरा पाषाण काल की भी बात करूं तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, पूरा पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कौन कौन सा? एक निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अगर उसमें बात करूं मैं तो किस काल में दिखाई दिए थे? उनका उदय किस काल में हुआ था? उच्च पूरा पाषाण काल में, ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल में, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको आधुनिक मानव होमोसेपियंस आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको अगला टॉपिक जो पढ़ाने वाला हूं, होमोसेपियंस मानव की उत्पत्ति को लेकर बताऊंगा, तो उसमें आपको और भी अच्छे से आपको होमोसेपियंस क्या होते हैं आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मध्य पाषाण काल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कौन सा है? मध्य पाषाण काल। सबसे पहले मैं बात करूंगा मध्य पाषाण काल की। तो मनुष्य ने
अपने आप को और ज्यादा इवॉल्व किया, अपने आप को और भी ज्यादा विकसित कर लिया। किस तरह से विकसित किया? तो मनुष्य ने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया। मनुष्य ने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? पशुपालन। पशुपालन, पशुपालन इन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। अगर इन्होंने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया तो सबसे पहला पशु इन्होंने किसको पालतू बनाया? प्रश्न यही आता है, सबसे पहला पालतू पशु मनुष्य का कौन सा था? ठीक है, तो अब क्या आंसर करेंगे? कुत्ता। ठीक है, डॉग। पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता। ठीक है, कुत्ता पहला पालतू पशु, पहला पालतू पशु। इतना उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इनके एविडेंस की बात करूं, साक्ष्य की बात करूं, तो पशुपालन के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? आदमगढ़। आदमगढ़, ठीक है, कौन से? एमपी के। एमपी के आदमगढ़ में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। कहां पे? आदमगढ़ में। आदमगढ़, ठीक है, आदमगढ़ एमपी, मध्य प्रदेश। यहां पे साक्ष्य मिलते हैं पशुपालन के। अगर मैं बात करूं कैसे पता चला सर पहला पालतू कुत्ता पशु ही, सॉरी, पहला पालतू पशु कुत्ता ही बनाया गया था, किस तरह से पता चला सर? ठीक है, अगर मैं बात करूं किस तरह से पता चला, आप ध्यान देंगे यहां पे। अगर मैं बात करता हूं तो पहला पालतू पशु, इसका साक्ष्य कहां से मिलता है? तो राजस्थान के बागौर जिले से। ठीक है, राजस्थान के बागौर जिले से पहला साक्ष्य मिलता है इसका। ठीक है, साक्ष्य कहां से मिलता है? साक्ष्य कहां से मिलता है? राजस्थान के बागौर जिले से। ठीक है, राजस्थान के बागौर जिले से। ठीक है, कुत्ता सही कर लेंगे आप, हो सकता है कुत्ता मैंने गलत लिख दिया है, कुत्ता सही कर लेंगे, कुत्ता सही कर लेंगे आप। ठीक है, कुत्ता, कुत्ता अब सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमने बात कर लिया, मनुष्य ने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, सबसे पहला पालतू पशु किसका बनाया गया? कुत्ता को। ठीक है, अब बात करते हैं इन्होंने ये जो पूरा पाषाण काल में इन्होंने बड़े बड़े औजारों का उपयोग करते थे, बड़े बड़े उपकरणों का यूज करते थे ये। लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? इनके जो औजार थे, इनके जो उपकरण थे वो छोटे हो गए। कैसे हो गए? छोटे हो गए। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? लघु उपकरणों का प्रयोग। लघु उपकरणों का प्रयोग। ठीक है, लघु उपकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? माइक्रोलिथिक। ठीक है, माइक्रोलिथिक। ठीक है, माइक्रोलिथिक क्या कहेंगे? माइक्रोलिथिक। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। अब जब ये लघु उपकरणों का प्रयोग करने लगे, ध्यान देंगे, ये उपकरणों की साइज कितनी हो गई? छोटी हो गई, बहुत छोटे छोटे उपकरणों का यूज करने लगे ये। ठीक है, जब ये लघु उपकरणों का प्रयोग करने लगे तो इसी एज को किस नाम से जाना गया? माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी जाना गया। ठीक है, इसी एज को क्या कहा जाने लगा? माइक्रोलिथिक एज। माइक्रोलिथिक एज। ठीक है, आपके एग्जाम में प्रश्न किस तरह से बनता है, ध्यान देंगे कि किस एज को माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। तो आप क्या आंसर करके आएंगे? मध्य पाषाण काल। आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए कि किस एज को माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है, तो मध्य पाषाण काल। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ध्यान देंगे और किस तरह से मनुष्य ने अपने आप को इवॉल्व किया। यहां ध्यान देंगे, मनुष्य ने तीर कमान, ठीक है, तीर कमान का प्रयोग करना सीख लिया था। तीर कमान का प्रयोग करना सीख लिया था। प्रयोग, ठीक है, मनुष्य ने तीर कमान का प्रयोग करना भी सीख लिया। अब आ गया और क्या सीखा मनुष्य ने अस्थि पंजर, ठीक है, दाह संस्कार भी मनुष्यों ने सीख लिया था। मनुष्यों ने क्या हुआ? दाह संस्कार भी सीख लिया, जिसे हम क्या कहते हैं? अंत्योष्टि। अंत्योष्टि मतलब होता है दाह संस्कार। ठीक है, तो मनुष्यों ने क्या सीख लिया? दाह संस्कार भी करने लगे ये। ठीक है, ये क्या करने लगे? दाह संस्कार भी करने लगे। ये चीज इन्होंने सीख लिया। एक प्रश्न और यहाँ पे आता है कि मानव कंकाल कहाँ से प्राप्त होते हैं? मानव कंकाल किस एज से हमें प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं? तो आप क्या आंसर करेंगे? मध्य पाषाण काल। ठीक है, क्या आंसर करेंगे आप? मध्य पाषाण काल। ध्यान देंगे यहाँ पे, मानव के कंकाल
किस एज से प्राप्त होते हैं हमें? मानव के कंकाल, मानव के कंकाल किस एज से प्राप्त होने शुरू हो गए? मध्य पाषाण काल। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया। साक्ष्य कहां से मिलते हैं? आदमगढ़ के मध्य प्रदेश से। ठीक है। दूसरा क्या है? मनुष्य ने सबसे पालतू पशु कौन सा पहला बनाया? कुत्ता। ठीक है। तीसरा क्या है? लघु उपकरणों का यूज करने लगे, इसीलिए इसे माइक्रोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। तीर कमान का यूज करने लग गए ये। अंत्योष्टि दाह संस्कार के बारे में सीख लिया इन्होंने। ठीक है। और मानव के कंकाल सबसे पहले यही प्राप्त होते हैं। ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है मानव के कंकाल कहां से प्राप्त होते हैं, किस एज से प्राप्त होते हैं, तो आपका आंसर आएगा मध्य पाषाण काल। आगे चले, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं इतना समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं नव पाषाण काल। ठीक है। नव पाषाण काल, अब देखेंगे इसमें मनुष्य ने अपने आप को किस तरह से विकसित किया। पूरा पाषाण काल से समझेंगे। पूरा पाषाण काल में मनुष्य किस तरह से रहता था? खाना बदोश रहता था, जहां पे उसे शिकार मिलता था मनुष्य वहीं पे चला जाता था। ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉपर विकास देखेंगे आप। विकास किस तरह से देखेंगे? मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया। मनुष्य ने जब खेती करना शुरू कर दिया तो मनुष्य जैसे पूरा पाषाण काल में इधर उधर भटकते थे, जब खेती करना शुरू कर दिया इन्होंने तो इनका एक अस्थायी निवास बन गया। ठीक है। बोर्ड पर आप ध्यान देंगे। सबसे पहले मनुष्य ने किस तरह से विकास किया? कृषि का विकास किया इन्होंने सबसे पहले। ठीक है। कृषि का विकास नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का विकास। अब आपके मन में सर प्रश्न आ रहा होगा ये कि सर मान लीजिए कृषि का विकास तो इन्होंने कर लिया, तो सबसे पहले खेती, अगर इन्होंने खेती की तो सबसे पहले क्या उगाया इन्होंने? बात तो सही है, क्या उगाया होगा इन्होंने सबसे पहले? तो इन्होंने उगाया सबसे पहले गेहूं और जौ। क्या उगाया? गेहूं और जौ। ध्यान देंगे, क्या उगाया उन्होंने सबसे पहले? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ। अब आप बोल रहे होगे सर ऐसे कैसे मान लूं मैं आपकी बात, गेहूं और जौ उगाया उन्होंने? मैं तो कहूंगा सर उन्होंने सबसे पहले बाजरा उगाया था। कैसे मान लूं मैं आपकी बात? तो बिल्कुल आपको मानना पड़ेगा क्योंकि इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ से। ठीक है। कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ से। साक्ष्य ध्यान लेंगे, साक्ष्य कहां से मिलते हैं इसके? मेहरगढ़ से। इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ से। अब ये मेहरगढ़ कहां पे पड़ता है? मेहरगढ़ ये आता है बलूचिस्तान। कहां पे? बलूचिस्तान। वर्तमान में कहां पे है ये? ठीक है। वर्तमान में कहां पे है ये? पाकिस्तान में। ठीक है। वर्तमान में कहां पे है बलूचिस्तान? ये है पाकिस्तान में। ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। सबसे पहले कृषि का विकास हुआ। कृषि विकास में गेहूं और जौ की खेती की इन्होंने। साक्ष्य कहां से मिलते हैं हमें? मेहरगढ़ बलूचिस्तान। एक पॉइंट और लिख लेंगे यहाँ पे, चावल माफ कीजिएगा, एक पॉइंट यहाँ पे और लिखेंगे कि चावल की साक्ष्य कहां से मिलते हैं। ठीक है। कौन सा पॉइंट लिखेंगे? चावल के साक्ष्य। चावल के साक्ष्य की अगर मैं बात करूं, चावल के साक्ष्य तो ये कहां से मिलते हैं हमें? कोल्डी हवा से। चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? चावल के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहां? प्रयागराज। ठीक है। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा कहां? प्रयागराज। ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे और क्या विकास किया मानव ने अपना? मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया। ठीक है। मानव ने किसका आविष्कार किया? पहिए का। आप में से बहुत बच्चे सोच भी रहे होंगे सर फोटो तो लगा रखा है, इमेज तो लगा रखा है, लेकिन बता नहीं रही है। हाँ लीजिए बता दिया हमने आपको। मनुष्य ने क्या सीखा? और पहिए का आविष्कार इन्होंने कर लिया। पहिए का आविष्कार, आविष्कार। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? नवपाषाण काल। ठीक है। आपका आंसर क्या होना चाहिए? नवपाषाण काल। मेन पॉइंट मैंने जैसे आपको बताया था, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, लेकिन उसका प्रॉपर उपयोग करना मनुष्य ने किस काल में सीखा? नवपाषाण काल में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आग का उपयोग करना सीखा। आग का उपयोग करना, उपयोग करना सीखा। उपयोग करना सीखा। ठीक है। मनुष्य ने खेती का विकास कर लिया। ठीक है। चावल के साक्ष्य मिल गए, पहिए का भी आविष्कार कर लिया, आगे के उपयोग को भी उन्होंने सीख लिया। ठीक है। और मैंने आपको पहला पॉइंट कौन सा बताया था? जब कृषि का विकास है तो इनका अस्थायी निवास हो जाएगा, ये इधर उधर भटकेंगे नहीं।
कहाँ नहीं भटकेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे, इनका अस्थायी निवास हो जाएगा। ठीक है, इनका अस्थायी निवास हो जाएगा। इस एज में मनुष्य ने एक और चीज किया, क्या है वो चीज, कौन सा है, कुंभकारी। कुंभकारी करना मनुष्य ने नवपाषाण काल में प्रयोग कर दिया था। ठीक है, प्रारंभ कर दिया था। अब कुंभकारी क्या होता है, कुंभकारी होता है मिट्टी के बर्तन बनाना। मिट्टी के बर्तन बनाने को ही हम क्या कहते हैं, कुंभकारी कहते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट कौन सा लिखेंगे, कुंभकारी। मनुष्य ने क्या सीख लिया, कुंभकारी। ठीक है, कुंभकारी मतलब क्या होता है, मिट्टी के बर्तन बनाना। ठीक है, मिट्टी के बर्तन को क्या कहते हैं, कुंभकारी बनाना। मिट्टी के बर्तन बनाना जिसे हम कहते हैं कुंभकारी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे चलिए, ध्यान देंगे इसी चीज में, ध्यान देंगे। मनुष्य ने नवपाषाण काल में ही आगे चल के, थोड़ा सा और आगे चल के उन्होंने तांबे की खोज की। मनुष्य ने किस चीज की खोज किया, तांबे की खोज किया। लेकिन जब उन्होंने तांबे की खोज कर लिया इन्होंने, तो उसे किस नाम से जाने लगा, ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाने लगा। मनुष्य ने, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है मनुष्य ने तांबे की खोज कब की, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, ताम्रपाषाण काल। आगे ध्यान देंगे, आगे चलते हैं। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल में सबसे पहले क्या हुआ, तांबे की खोज हुई। ठीक है, तांबे की खोज, तांबे की खोज सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मनुष्य ने तांबे की खोज किस काल में शुरू किया, ताम्रपाषाण काल में। ठीक है, एक प्रश्न और आपका यहां से बनता है, ताम्रपाषाण की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी। ठीक है, ताम्रपाषाण की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी, लिखेंगे ताम्रपाषाण की, ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण की सबसे बड़ी बस्ती, की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी, वो इनाम गांव। ठीक है, कौन सा है, इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र। कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र में। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तांबे की खोज ताम्रपाषाण काल में हुई, ताम्रपाषाण की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी है, इनाम गांव। अब एक प्रश्न और आपका यहाँ से बनता है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की, तो आपका आंसर क्या होने वाला है, सर्वप्रथम तांबे की खोज की। मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम खोजी गई धातु। ठीक है, सर्वप्रथम मानव ने, नीचे लाइन से लिख देता हूं। ठीक है, सर्वप्रथम मानव ने तांबे की खोज की। सर्वप्रथम मानव ने तांबे की खोज की, तांबे की खोज की। उम्मीद करता हूं जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताया है, आपको सारे पॉइंट याद हो गए होंगे आज ही के आज क्लास में। नहीं याद हुआ, चलिए मैं आपको एक बार दोबारा से रिवीजन करा देता हूं। ध्यान देंगे, कहां से स्टार्ट किया था हमने, पुरापाषाण काल से। कहां से स्टार्ट किया था हमने, पुरापाषाण काल से। पुरापाषाण काल में मनुष्य किस तरह से रहता था, खानाबदोश रहते थे, खाद्य संग्राहक के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, उन्होंने शिकार का अल्प ज्ञान था उन्हें, इसलिए कच्चा मांस खाया करते थे वो। ठीक है, उसके बाद क्या था, मानव गुफाओं में रहने लगे थे। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। चित्रकारी करना मानव ने कब प्रारंभ किया, पुरापाषाण काल में प्रारंभ किया। चित्रकारी के आपके कहां से मिलते हैं साक्ष्य, भीमबेटका की गुफाओं से। भीमबेटका की गुफा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, टूल्स कौन कौन से यूज करते थे, चॉपर यूज करते थे, हैंड एक्स यूज करते थे, ब्लेड यूज करते थे। ठीक है, ये सारे उपकरण यूज करते थे। आगे चलते हैं मध्य पाषाण काल में। ठीक है, और एक पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, आधुनिक मानव, होमोसेपियंस, जैसे हम जैसे दिखने वाले मानव, आधुनिक मानव। ठीक है, आधुनिक मानव का उदय किस काल में हुआ था, पुरापाषाण काल में हुआ था। पुरापाषाण काल में भी किस काल में, उच्च पुरापाषाण काल में हुआ था। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे मध्य पाषाण काल, मनुष्य ने पशुपालन करना प्रारंभ किया। साक्ष्य कहां से मिलता है, आदमगढ़ के एमपी से। ठीक है, सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता। ठीक है, साक्ष्य कहां से मिलता है, राजस्थान के बागौर से। लघु उपकरणों का प्रयोग करना प्रारंभ किया, इसीलिए इसे माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। तीर कमान का प्रयोग करना इन्होंने शुरू कर दिया। अंत्योष्टि दाह संस्कार के बारे में जाना, और मानव के कंकाल किस काल से प्राप्त होते हैं, मध्य पाषाण काल से। उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं,
आगे हमने क्या डिस्कस किया, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हुआ, मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया, कृषि का विकास किया उन्होंने। सबसे पहला फसल कौन सा उगाया, गेहूं और जौ। साक्ष्य कहाँ से मिलता है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। ठीक है, पहिए का आविष्कार किया इन्होंने। ठीक है, आग का उपयोग करना सीख लिया, अस्थायी निवास हो गए इनके, कुंभकारी करना भी, मिट्टी के बर्तन बनाना भी इन्होंने नवपाषाण काल से शुरू किया। एक चीज और आपका यहाँ से पूछा जाता है, कपास के साक्ष्य। कपास के साक्ष्य आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहीं पे एक पॉइंट और लिख लेंगे, कपास के साक्ष्य भी मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। आपको एक पॉइंट यहीं पे लिखेंगे, यहां पे लिख दे रहा हूं, कपास के साक्ष्य। कपास के साक्ष्य, कपास के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त होते हैं, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां पे है, मैंने आपको बताया बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान कहां पे है, पाकिस्तान में। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद मैंने आपको ताम्रपाषाण काल बताया। ताम्रपाषाण काल में क्या बताया मैंने आपको, तांबे की खोज हुई। ठीक है, उसके बाद ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती इनाम गांव। उसके बाद हमने क्या बताया, सर्वप्रथम मानव ने तांबे की खोज की। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे चलने से पहले आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक है। आगे पढ़ने वाले हैं ईसा पूर्व ईस्वी, बीसी और एडी। आपने सबसे पहले देखा होगा मैंने बीसी और एडी का जिक्र किया था। दिखाता हूं कहां पे, ध्यान देंगे, यहां पर ध्यान देंगे। यहां पर मैंने आपको बीसी शब्द दिखा था। ठीक है, यहां पर बीसी शब्द लिखा था, बीसी शब्द। एडी शब्द भी मैंने यहां पे लिखा था, ध्यान देंगे, एडी शब्द मैंने यहां पे लिखा था। क्या होता है बीसी, क्या होता है एडी, आइए समझते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, समझते हैं एसी और एडी और बीसी क्या होता है। मेरे ख्याल से एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है ना कि आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं और आपके लिए इतना ही ज़्यादा हो गया है, आपको फैक्ट्स बहुत सारे याद करने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल यहीं से शुरुआत करेंगे। और जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको पढ़ा है आप ईमानदारी से याद करेंगे, रेगुलरिटी बनाए रखेंगे। ठीक है, कल हम यहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखिएगा।